हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञाना वर्ड्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बात करेंगे वो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, या कहें पूरा ही बहुत ही बड़ा वास्ट सिलेबस है जिसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज की शुरुआत करेंगे और इस सीरीज की शुरुआत जो है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी जब आपके यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, है कि नहीं। तो यूरोपियंस के इंडियंस इंडिया में आने के आगमन से लेकर ही मॉडर्न हिस्ट्री का असल में शुरुआत माना जाता है। तो आज हम उसी को प्रारंभ करेंगे। तो यूरोपियंस पावर केम इन इंडिया। यूरोपियन पावर का इंडिया में आने का क्रम क्या था, वो इंडिया में आने का उनका उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द पर्पस, उनका उद्देश्य क्या था, वो इंडिया में आने का क्या ऐसा परिस्थिति थी जिनके कारणवश वो इंडिया में आए। इन सब पहलुओं पे हम आज बात करेंगे, वो भी बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे कि यूरोपियंस आए आए यहाँ पे जो है उपनिवेशवाद को फैलाया, अपने अपने आप कॉलोनिज्म को फैलाया, उसके बाद जो है अपने आप को एक सेंट्रलाइज्ड पावर बनाया। आफ्टर दैट उन्होंने इंडिया पे रूल किया और फिर इंडिया फ्री हुआ। हम ऐसे बात नहीं करेंगे, हम हर उन तथ्यों पे बात करेंगे कि वो उनके इंडिया के आने का वजह क्या थी, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि यूरोपियंस इंडिया आए। वो कहीं और भी जा सकते थे, ऐसा मान, ब्रिटिशर्स तो भैया पूरे 70% वर्ल्ड पे उन्होंने कब्जा किया था। बट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन दैट यूरोपियंस केम टू इंडिया। तो हम इस पे सबसे पहले बात करते हैं रीजन। व्हाट इज द बेसिक रीजन दैट यूरोपियंस केम इन इंडिया। यूरोपियंस का इंडिया आने का पर्पस क्या था, कारण क्या था। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि कोई भी चीज इस वर्ल्ड में अगर हो रही है तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ एकमात्र चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो है यहाँ, वो है ज्योग्राफी। इस संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, या जितनी भी घटनाएं घट चुकी हैं, या जितनी भी घटनाएं घटने वाली हैं, अगर उसके पीछे कोई भी रिस्पॉन्सिबल है, द वन एंड ओनली थिंग दैट इज ज्योग्राफी। तो आप कहोगे ज्योग्राफी किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उन पहलुओं पे बात करते हैं कि ज्योग्राफी कैसे रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज के पीछे के कारण होने का। तो देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये बताइए, ये हमारा अर्थ है। अर्थ को जो लाइन 20 से डिवाइड करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एक 23.5 डिग्री पे डिवाइड करती है, एक 23.5 डिग्री साउथ पे डिवाइड करती है। ठीक, एक का नाम हमने रखा इक्वेटर, एक 23.0 डिग्री, 23.5 डिग्री पे जो है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ और ये नॉर्थ। अब देखिए इंडिया को जो 20 से डिवाइड करता है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जितनी भी यूरोपियंस कंट्रीज हैं वो लगभग लगभग आप देखेंगे, जितनी भी यूरोपियंस कंट्री हैं वो सारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पाई जाती हैं। पूरा का पूरा यूरोप अप्रॉक्स कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब आप कहोगे कि इसमें ज्योग्राफी का क्या रोल है, यहाँ पे ज्योग्राफी कहाँ से है। देखिए ज्योग्राफी कैसे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी घटना के, किसी भी चीज के हिस्ट्री बनने के पीछे, उसको हम आज डिटेल में समझेंगे। ये जो रीजन मैंने यहाँ लिखा है ना कि व्हाई यूरोपियंस केम इन इंडिया, व्हाट इज द बेसिक रीजन उनको इंडिया आना पड़ा, उनको इतना जोखिम उठा के एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी।
न्यू रूट की खोज करनी पड़ी आपके सी रूट की। ऐसा क्या रीजन रहा होगा, कभी आप सबने सोचा है? तो मैंने क्या बोला, किसी भी चीज के पीछे का कोई भी घटना होती है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज ज्योग्राफी। हाउ? देखिए, जो आपकी सन की मूवमेंट है ना, सन आपका जो है, जो आपके सूरज चाचू है, ये जो है ट्रॉपिक इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही जाते हैं। सन की मूवमेंट जो है, सन की जो डायरेक्ट रेज है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही सीमित है। इसके बाहर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती। रेस पड़ती है, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती। अब देखिए, जहां पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होगी वहां पे क्या ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर टेम्परेचर ज्यादा होगा। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा। जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा क्या होगा, वेजिटेशन ज्यादा होगा, वन्य जीव ज्यादा होंगे। जहां पे वेजिटेशन ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा क्या होगा, आप कहोगे सर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, है कि नहीं? और जहां पे ये सारी चीज ज्यादा होंगी वहां पे साथ ही साथ ज्यादा क्या होगा, वहां के लोग कालू भी तो ज्यादा होंगे, है कि नहीं? लोग की स्किन भी कैसी होगी, डार्क ज्यादा होगी, है कि नहीं? अब डार्क ज्यादा होगी। अब देखिए, जितनी भी कंट्रियां इक्वेटर के पास पड़ती होंगी, क्योंकि सन देखो, सन एक बार मूव करता है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, जैसे अब सन हमारी तरफ आ रहा है तो अब हमें गर्मी का एहसास होगा, प्रचंड गर्मी यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी। उसके बाद सन एक बार फिर कहाँ आएगा, इक्वेटर, तो सन फिर जाएगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो सन दो बार जो है इक्वेटर से होकर गुजरता है। तो जब दो बार होके वो इक्वेटर से गुजरता है तो इसका मतलब इक्वेटोरियल रीजन में पड़ने वाले जितने भी कंट्रीज आएंगी वहां पे गर्मी क्या होगी, प्रचंड होगी। और जहां पे गर्मी प्रचंड होगी वहां के लोग कालू ज्यादा होंगे, है कि नहीं? वहां के लोगों का स्किन क्या होगा, डार्क ज्यादा होगा। और जहां के लोगों के स्किन डार्क ज्यादा होगा वहां पे क्या कोई क्रीम यहाँ पे काम करेगी क्या, क्या कोई फेयर लवली यहाँ पे काम करेगी? क्या कोई ऐसी क्रीम है जो इक्वेटोरियल रीजन में रहने वाले लोगों को गोरा कर दे? अगर हो तो बताइए। तो कोई भी चीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, ज्योग्राफी। लोगों का रंग यहाँ पे काला है, उसके पीछे का भी रीजन क्या है, ज्योग्राफी। यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही इसलिए यहाँ के रंग के लोगों का रंग कैसा है, ब्राइट है। यहाँ के लोगों का स्किन ज्यादा गोरा है, इसलिए क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज कहां नहीं पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर के ऊपर ज्यादा डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही है। दैट्स व्हाई यूरोपियंस तो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गोरे हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा काले हैं। इसके पीछे का रीजन जान गए हो? यूरोप के बगल ही आपका रशिया है। देखिए, मैं आज सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ व्हाई ज्योग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग। क्यों ज्योग्राफी रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के पीछे? ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई कुछ है, इस संसार में कोई भी चीज रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ज्योग्राफी। हाउ? ये आपका है नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। अब ये देखिए, ये है आपका रशिया। जितने भी कंट्रीज पोल के करीब होंगी, पोल के करीब होंगी तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स और सबसे ज्यादा अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पोल पे सबसे ज्यादा लग रही होंगी। और पोल पे सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, खिंचाव ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर अप टू मींस हाइट। तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा। जब खिंचाव ज्यादा होगा तो यहाँ के लोग ज्यादा बड़े होंगे, कि जहां पे तनाव कम होगा वहां के लोग ज्यादा बड़े होंगे। एवरीथिंग इज बिहाइंड इन दिस वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल क्या है, ज्योग्राफी। विदाउट ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पॉसिबल है। इनके आने के पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ज्योग्राफी। मैंने कहा ना,
हम मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और एकदम डिटेल में चलेंगे। चैनल का नाम है ज्ञानावर्स। ज्ञान का ये यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में हम हर चीज को तह से जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, किसी भी चीज के पीछे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ज्योग्राफी। एक यहाँ पे एशिया में, अरब कंट्रीज में एक रिलीजन का राइज होता है, उस रिलीजन का नाम है इस्लाम। देखिए कैसे रिलीजन भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ज्योग्राफी। रिलीजन भी रिस्पॉन्सिबल है, रिलीजन का होने का, रिलीजन के अस्तित्व में आने का भी रीजन क्या है? ज्योग्राफी। हाउ? एक रिलीजन यहां पे राइज होता है, इस्लाम। कहां पे? अरब कंट्रीज में। अरब कंट्रीज में एक रिलीजन राइज होता है, इस्लाम। अब इस्लाम जिस रीजन में राइज हुआ, वहां पे वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है पहले हम इसको जानेंगे। वहां पे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है तो वहां पे क्रॉप्स हो नहीं रहे होंगे, तो वहां के लोग क्या खा रहे होंगे? मीट। क्या खा रहे होंगे? मीट। वो क्या प्रीफर करेंगे? मीट। जहां पे कोई भी क्रॉप्स नहीं उग रही है वहां के लोग खाएंगे क्या? मीट। ज्योग्राफी। मीट खाने के पीछे, इस रिलीजन में मीट खाना मना क्यों नहीं है, उसके पीछे का भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ज्योग्राफी। इंडिया में हिंदुइज्म आया, इंडिया में हिंदुइज्म यहाँ पे काफी लंबे समय से रहा सनातन धर्म हमारा, क्योंकि यहाँ की लैंड में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ के लैंड में क्रॉप्स की अनगिनत प्रजातियां हैं, ढेर सारे क्रॉप्स उगते हैं। दैट्स वाई यहाँ के जो भी यहाँ पे रिलीजन का बॉर्न होगा, वहां पे जो है मीट खाना कंपलसरी नहीं होगा, वहां पे मीट कोई पूछेगा नहीं, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस। ज्योग्राफी। इस्लाम का यहाँ उदय होता है। इस्लाम जो है रेगिस्तान जैसे एरिया में, मरुस्थल, आपका डेजर्टिक एरिया में इस रिलीजन का राइज होता है। और ज्योग्राफी इस रिलीजन में ये रिस्पॉन्सिबल करती है कि आप क्या खाइए? मीट खाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिलीजन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आपके लोग ही नहीं रहेंगे। सेकंड, इस्लाम में बुर्खा पहनती हैं औरतें। आप देखे होंगे शेख लोग भी पहनते हैं, पूरा शरीर को, बॉडी को ढक के रखते हैं। रीजन? ज्योग्राफी। मरुस्थल, हर समय धूल रेत उड़ रही है, तो अपने शरीर को ढकने के लिए कोई ना कोई वस्त्र पहनना पड़ेगा, कोई ना कोई क्लॉथ को धारण करना पड़ेगा। तो इस इस्लाम में, इस रिलीजन के भी राइज होने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? ज्योग्राफी। इस्लाम में जो है ड्रिंक क्या है? मना है, इस रिलीजन में हराम माना गया है। इस रिलीजन में हराम माना गया है। यूरोप देखो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं। इस्लाम एक रिलीजन है जो कि अरब कंट्रीज में हुआ, जो कि डेजर्टिक कंट्री है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर कोई ड्रिंक करना, इसके रिलीजन में भी क्या हो गया? ड्रिंक करना मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि गर्म जगह पे अगर आप ड्रिंक करेंगे, तो अगर आप डेड मॉन्क, अगर आप ओल्ड मॉन्क पीते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप डेड मॉन्क हो जाएंगे। वहीं यूरोपियंस कंट्री, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है? ठंडी है, तो बॉडी को हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। तो गर्मी चाहने के लिए यहाँ के रिलीजन में ड्रिंक पीना क्या है? मना नहीं है। यहाँ पे मना है, यहाँ पे मना नहीं है। रीजन? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अलाउ करती है कि यहाँ पे आप ओल्ड मॉन्क पीजिए, यहाँ पे आप डेड मॉन्क नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ पीते हैं तो डेड मॉन्क होना निश्चित है आपका। तो एवरीथिंग, whatever is going on in this world, which is responsible, the only one thing is responsible, that is geography. Without geography nothing can be happen. तो माय फ्रेंड, माय डियर फेलो, मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ये समझा कि
कैसे ज्योग्राफी रिस्पॉन्सिबल है इस संसार में कोई भी चीज के होने का, किसी भी चीज के पीछे ज्योग्राफी रिस्पॉन्सिबल है। तो यूरोपियंस का इंडिया में आना, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? ज्योग्राफी। हाउ ज्योग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, यूरोप एक ठंडा देश है। यूरोप कैसा देश है? यूरोप एक ठंडा देश है। ठंडा देश है तो यहाँ के लोग भी क्या ज्यादा प्रीफर करेंगे? यहाँ पे भी क्रॉप्स बहुत ज्यादा नहीं हो रही होंगी, तो यहाँ के भी लोग क्या प्रीफर कर रहे होंगे ज्यादा? मीट। और मीट को स्वादिष्ट बनाने के लिए और मीट की लाइफ को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज स्पाइस, मसाले। If you put out spices into meat, meat becomes delicious. Without spices, meat have just like a boiled spinach. तो मीट के स्वाद को बढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए वो है स्पाइस। और स्पाइस की भरमार आपको कहां थी? आपके ईस्ट एशिया में। ये ईस्ट एशिया के जो रीजन थे, यहां पे स्पाइसेस की भरमार थी। देखिए, ज्योग्राफी ज्योग्राफी यहाँ अलाउ कर रही है कि आप स्पाइस में लाइए। स्पाइस आपको कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि कैसे, देखिए मैंने आपको कनेक्ट करना सिखाया। अगर आपको किसी भी चीज की हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको पहले उसकी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। विदाउट ज्योग्राफी यू कैन नॉट कनेक्ट एनी इवेंट विच इज हैपन इन हिस्ट्री। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे ज्योग्राफी रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज के होने का, है कि नहीं? यूरोपियंस कंट्री ठंडी देश। ठंडी देश तो यहाँ के लोग पहनेंगे क्या? सूट, बूट, कोट, पैंट। इसीलिए इनके रिलीजन में भी मंदिरों में शूज उतार के, विदाउट शूज आप आ सकते हैं, सॉरी विद शूज आप आ सकते हैं। यहाँ का रिलीजन भी अलाउ कर रहा है। रिलीजन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन ज्योग्राफी। ठीक, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, दैट्स वाई हमारा जो पहनावा भी है वो पहले ऐसा नहीं था, धोती कुर्ता। वो तो हम इनके प्रभाव में आके आज जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है, जो हम ड्रेस पहनते हैं, वो वेस्टर्न स्टाइल को कॉपी करके पहनते हैं। बट हमारा जो रीजन था और उसका जो पहनावा था, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ज्योग्राफी। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल रीजन। अभी तक हमने देखा कि हाउ ज्योग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंसिडेंट। अब हम देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल रीजन दैट यूरोपियंस कम इन इंडिया। ठीक, अब हम देखेंगे यूरोपियंस के इंडिया में आने का क्या वास्तविकता में, क्या ऐसी जरूरत है कि यूरोपियंस को इंडिया आने पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस, कि कैसे किस सीक्वेंस में यूरोपियंस कंट्रीज कौन कौन सी जो है इंडिया में आई। ठीक, तो सबसे पहले जो यूरोपियंस कंट्री आई वो थी आपकी, सबसे पहले जो आई उसमें आता है पुर्तगीज। सबसे पहले आए पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद आपके आते हैं डच। पुर्तगीज के बाद आते हैं डच। डच के बाद आपके आते हैं ब्रिटिश। डच के बाद आते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद आते हैं आपके डैनिश। ब्रिटिश के बाद आते हैं आपके डैनिश। डैनिश के बाद आपके आते हैं
फ्रांस के लोग, फ्रेंच पीपल। और फ्रांस के बाद आते हैं आपके स्वीडिश। तो इतनी कंट्रीज आई कहां से? यूरोप से। कहां आई? इंडिया। सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांस, फिर स्वीडिश। हम देखेंगे ये कब आई, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कब स्टैब्लिश की, क्या क्या किया, ये हम डिटेल में देखेंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि ये यूरोपियन, हम यूरोप कर रहे हैं, यूरोप कौन सी कंट्रियां थी जो भारत में आई। इतनी कंपनियां या इतनी कंट्री के मेंबर्स या ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो है इंडिया आए। अब व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? तो सबसे पहले हम दो चीजों में देखेंगे, रीजन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे जो रीजन है हमारा कि व्हाई यूरोपियंस केम इन इंडिया। फर्स्ट इज यूरोप की कंडीशन। हम देखेंगे यूरोप की कंडीशन, और दूसरा देखेंगे यूरोप की स्थिति को देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे इंडियन कंडीशन, या इसको और अच्छे से लिखना हो तो हम कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफिकल कंडीशन। भारत की भौगोलिक स्थिति। हम जो है इन दो पार्टों में देखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन व्हाई यूरोपियंस केम इन इंडिया। तो हम इनको दो पार्ट में करके देखेंगे। फर्स्ट है यूरोपियन कंडीशन, कि उस टाइम पीरियड में यूरोप में ऐसी क्या कंडीशन बनी, ऐसी क्या स्थिति बनी कि यूरोपियंस को इंडिया आना पड़ा। और सेकंड हम देखेंगे कि उस समय इंडिया की ऐसी क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन थी जो इन यूरोपियंस को अलाउ करती थी, इन यूरोपियंस को इतना उकसा रही थी, इन यूरोपियंस को इतना लुभा रही थी कि आओ आओ हमारे देश आओ, है कि नहीं? क्यों भटक रहे हो देश विदेश, कभी तो पधारो हमारे देश, है कि नहीं? ऐसी सिचुएशन क्या थी, हम इनको देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन को हम देखते हैं ना। रीजन इसको हम रब कर दे रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन। व्हाट इज द इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन दे अट्रैक्टेड यूरोपियंस टू कम केम इन इंडिया। देखिए भारत की उस समय की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो थोड़ा अगर मैप 19-20 बन जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे समझ लीजिए अप्रॉक्स ऐसे है मोटा मोटा।
ठीक। तो इंडिया की उस समय की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या रही होगी कि वो अट्रैक्ट किया यूरोपियंस को कि आइए भैया, इधर उधर ना भटकिए, आओ आइए हमारे देश आइए भैया। देखिए उनको जो अट्रैक्ट करने वाली चीजें थी वो क्या थी, सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए आप सुने होंगे बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि इंडिया क्या एक गोल्डन स्पैरो की कंट्री थी, सोने की चिड़िया कहलाती थी हमारा देश। क्या यहाँ पे कोई सोने की चिड़िया रही होगी जो उड़ा करती थी, उनको ये जो है शिकार करके लेते गए यूरोपियंस? क्या ऐसा कुछ रीजन रहा होगा? देखिए सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि देखो अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहां पे डाइवर्सिटी भर भर के है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन जितना पूरे संसार में होगी वो और कहीं नहीं, इंडिया में आपको अवेलेबल मिलेगा। आप कहोगे कैसे? देखिए मैं आपको कहानी सुने होंगे भगवान गणेश वाली, कि एक बार देवताओं और देवताओं में ये होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, रेस होती है कि कौन ग्रेटेस्ट है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा पूजनीय है, कौन सर्वोत्तम है। तो रेस होता है, तो रेस में गणेश जी भी थे, उनके भाई कार्तिकेय भी थे, और देवताओं के राजा इंद्र भी थे। रेस लगती है, वो अपना हाथ होता है कि जो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा, पूरे संसार का जो परिक्रमा करके आएगा, उसी को मान लिया जाएगा कि भैया हाँ आप ही हो, आप ही हो सर्वे सर्वा। लेकिन शर्त एक ये थी कि जो चक्कर लगा के आएगा उससे पूछा भी जाएगा कि भैया तुमने देखा क्या क्या, है कि नहीं? भगवान शंकर जो कि बहुत बड़े ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, या कहें कि पूरा का पूरा सोशल स्टडी के वो बहुत बड़े प्रोफेसर रहे होंगे प्रभु हमारे। तो होता क्या है कि भैया वो अपना मोड़ लेके निकल गए कार्तिकेय जी, इंद्र जी अपना एरावत लेके निकल गए, बचे गणेश जी। गणेश जी के पास था उनका मूसक, मूसक भैया धीरे धीरे दौड़ रहा था। गणेश जी ने सोचा इस तरह से अगर हम जाएंगे तो हम तो भैया आधा संसार भी नहीं घूम पाएंगे, और ये सब तो घूम के चले आएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? और तब गणेश जी ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के किया क्या, अपने ही माता पिता का चक्कर लगा लिया। जब उनसे पूछा क्या तुमने संसार को देखा, तो कितना इंटेलेक्चुअल गॉड थे वो, इसलिए उनको सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल गॉड माना जाता है। उन्होंने कहा भैया देखो हमारे संसार में आने की वजह कौन है, हमारे माता पिता। हमने उन्हीं का चक्कर लगा लिया, मतलब कि जिसकी वजह से हम इस संसार में आए हैं, जब मैंने उसी का चक्कर लगा लिया, मेरे लिए संसार ही वही है, तो समझ लो हमने संसार भी देख लिया, है कि नहीं? लोगों ने कहा वाह बहुत बढ़िया बात। और फिर ऐसे माना गया कि द मोस्ट इंटेलेक्चुअल गॉड फिर तब से भगवान गणेश को माना जाने लगा, और सबसे पहले उन्हीं की पूजा होनी प्रारंभ हुई। तो ये कहानी बताने के पीछे पर्पस क्या था कि आपसे भी अगर कोई कह दे कि बेटा पूरे संसार को घूम के आओ, है कि नहीं, और जो घूम के आएगा मान लेंगे कि हाँ भैया आप हो सर्वे सर्वा, तो आपको बस करना क्या है, संसार में घूम के आपको कहाँ घूमना है, इंडिया। अब इंडिया घूमने से क्या होगा, इंडिया घूमने से ये होगा, देखिए संसार में ऐसी जो जो चीजें अवेलेबल होंगी वो सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, इंडिया में। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया। हर वो चीज अवेलेबल है इंडिया में जो पूरे संसार में है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फिजिकल फीचर के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। कैसे? पूरे संसार में कहीं ना कहीं माउंटेन है, क्या इंडिया में माउंटेन नहीं है? पूरे संसार में कहीं ना कहीं ग्लेशियर है, क्या इंडिया में नहीं है? पूरे संसार में कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर लेक है, क्या इंडिया में नहीं है? पूरे संसार में कहीं ना कहीं रिवर है, क्या इंडिया में नहीं है? भर भर के है। पूरे संसार में कहीं ना कहीं प्लेन है, क्या इंडिया में नहीं है? है। पूरे
पूरे संसार में कहीं ना कहीं डेजर्ट है क्या इंडिया में नहीं है? पूरे संसार में कहीं ना कहीं कोल्ड डेजर्ट है क्या इंडिया में नहीं है? है। पूरे संसार में कहीं ना कहीं प्लेटू है क्या इंडिया में नहीं है? है। पूरे संसार में कहीं ना कहीं आपके कोस्टल प्लेन है क्या इंडिया में नहीं है? आप कहोगे है। पूरे संसार में कहीं ना कहीं आइलैंड है क्या इंडिया में नहीं है? आप कहोगे दो दो है, ग्रुप है, आइलैंड ग्रुप है दो दो, है कि नहीं? पूरे संसार में कहीं ना कहीं आप कहोगे सी है क्या इंडिया में नहीं है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। पूरे संसार में कहीं ना कहीं क्या है? ओशन है, इंडिया में नहीं है। और एकमात्र ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी कोई भी एक ओशन बता दो जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया हो। द ओनली ओशन विच इज इंडियन ओशन, इंडिया के ही नाम पे रखा गया है कि नहीं? कमाल की बात। पूरे संसार में कहीं ना कहीं सौंफी लैंड है। सौंफी लैंड मीन्स होता है मार्शी लैंड, दलदली भूमि। क्या इंडिया में दलदली भूमि नहीं है? अवेलेबल है, आइए। पूरे संसार में हर तरीके के मौसम नहीं पाए जाते हैं, इंडिया में ऐसा कोई मौसम न हो जो इंडिया में नहीं पाया जाता। तो ऐसी क्या चीज है जो पूरे वर्ल्ड में हो और इंडिया में न हो? बता दीजिए। अब आप कहोगे सर इसके पीछे ये क्या रीजन बना कि इतनी चीजें पाई जा रही हैं तो यूरोपियंस आएंगे, तो टूरिस्ट पर्पज से तो आएंगे नहीं। तो आप ये सब बताने का रीजन क्या है? देखिए, ये सब बताने का रीजन ये है कि जब इतनी डाइवर्सिफिकेशन किसी कंट्री में है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतना डाइवर्सिफाइड है ये पूरी कंट्री, कहीं ना कहीं जब अलग अलग प्रकार की जमीनें यहाँ पे हैं, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं फ्लोरा और फौना भी तो अलग अलग प्रकार के होंगे, वेजिटेशन भी तो अलग अलग प्रकार का होगा, एग्रीकल्चर भी तो अलग अलग प्रकार की हो रही होंगी। तो कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ओनली फिजिकल फीचर, किसी भी फीचर के पर्पज से लैंग्वेज अलग होंगे, उसके बेसिस पे रिलीजन अलग अलग होंगे, हर चीज अलग अलग होगी कि नहीं? That's why India is a country of a diversification. भारत विविधताओं का देश है। And I am proud of to be a part of that country. इतनी विविधताएं थी, जब इतनी विविधताएं होंगी तभी तो वो इनको आकर्षित करेगा। अगर यहाँ पे शहद होगा तभी तो मधुमक्खियां आके यहाँ बैठेंगी, है कि नहीं? कमाल की बात। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ही है जो सब करवा रही है। देख लीजिए कैसे। तो पढ़ना ऐसे पढ़ना है कि जीना है उसको, ऐसे नहीं कि आया राम गया राम की तरह पढ़ लिए काम चल गया। एक ही बार पढ़ेंगे लेकिन दमदार तरीके से पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा इंडियन का ज्योग्राफिकल रीजन था जो इनको खींच लाया अपने पास। ये तो हमने फिजिकल फीचर बताया कि भैया देखो इतना डाइवर्सिफिकेशन है, तो इस डाइवर्सिफिकेशन के होने की वजह से, इतनी विविधताओं के होने की वजह से ऐसी क्या चीज रही होगी इस कंट्री में कि जो इसे सोने की चिड़िया कहलवाने पे मजबूर करती थी? ऐसी क्या चीज रही होगी इस कंट्री में जो इन यूरोपियंस को खींच लाई कि भैया इधर ना भटको, इधर उधर आओ हमारे देश। देखते हैं अब ऐसी क्या चीज थी। अगर हम साउथ में चले जाए, इंडिया इज अ लैंड ऑफ गोल्ड। भारत एक सोने की भूमि रही थी उस समय। आप एक मूवी देखे होंगे केजीएफ, वो केजीएफ का जो फुल फॉर्म है उसे बोला जाता है कोलार गोल्ड माइंस। और वो कोलार गोल्ड माइंस सही में यहाँ पे था। इंदिरा गांधी के समय 1984 के आसपास बंद किया गया।
उस कोलार गोल्ड माइन से तब तक सोना निकाला गया। तो ये रीजन जो आपका मैसूर कर्नाटक वाला रीजन था, दिस इज अ पार्ट ऑफ लैंड ऑफ गोल्ड। और ऊपर आइए, ये वाला बेल्ट महाराष्ट्र वाला, ये डेक्कन प्लेटू वाला, ये लैंड ऑफ कोल, लैंड ऑफ कोल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र वाला कोल, आयरन, कॉपर, भरमार थी यहाँ पे। आयरन और कोल तो आज भी है, कोल तो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, बट तब भी ये था, तब कितना रहा होगा आप सोच सकते हो। आयरन, कोल और जितने भी प्रीसियस मेटल हैं फाउंड इन दैट रीजन। और ऊपर आइए, यूपी बिहार ये वाले रीजन में लैंड ऑफ व्हाइट गोल्ड। अब आप कहोगे ये व्हाइट गोल्ड क्या होता है? बालू, रेत, जिससे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। आज भी देखते होंगे कितने अवैध तरीके से निकाले जाते हैं, उसकी भरमार। जब आज इतने मात्रा में निकाला जा रहा है, तब तो हम गुलाम थे, और तब कितने मात्रा में रहा होगा, कितने मात्रा में निकाले होंगे, ये आप इमेजिन करिए। और देखिए, इस बेल्ट पे चले आइए, सेवन सिस्टर वाले बेल्ट पे, लैंड ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस यहां भर भर के थे, असम, मणिपुर, इधर पूरा, इधर ईस्टर्न पूरा एशिया, लैंड ऑफ स्पाइसेस एंड कॉटन, सॉरी, लैंड ऑफ स्पाइसेस। और मलमल, मलमल यहाँ पे बहुत आता था, सिंगापुर, जकार्ता वकार्ता से बहुत मलमल आया करते थे। बंगाल वाला रीजन क्या था? ये था लैंड ऑफ ग्रेन्स। सबसे ज्यादा अनाज अगर कहीं उगता था तो पूरा बंगाल रीजन में है कि नहीं। ये एक प्रकार का क्या था? टोल टैक्स, टोल टैक्स बैरियर के रूप में था, बैरियर के रूप में एक काम करता था ये रीजन। क्योंकि जितनी भी ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आती थी यहाँ पे, वो जो जाती थी सिल्क रूट से ट्रेड करने यूरोपियंस तक, तो उनको टैक्स किसको देके जाना पड़ता था? इस रीजन पे जिसका कब्जा होगा, जो राजा इस पे बैठा होगा, जो राजा असम, बिहार और ये आपके बंगाल रीजन में बैठा होगा, वही मालामाल हो रहा होगा। क्योंकि वो एक प्रकार का बैरियर के रूप में बैठा है, इधर से भी टैक्स लेगा, जो इधर से खरीदने आएगा उससे भी टैक्स लेगा। इसीलिए आप जितने यूरोपियंस कंट्री को देखे होंगे, वो इंडिया आई होंगी तो उनका सबसे पहले पर्पस था कि हमारा कब्जा किस पे हो? इन पे, इस रीजन पे। और ऊपर आइए, ठंडी जगह, लैंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स। और क्लाइमेट सुटेबल है किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। ठंडी जगह से आ रहे हैं, वो गर्म में रह नहीं पाएंगे, तो रहेंगे कहाँ? ठंडी जगह पे, और बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। उस समय तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी अपना था, आने वाले समय में भी अपना होगा, है कि नहीं? जो अपना नहीं है वो भी अपना होगा, जो अपना था वो अपना है कि नहीं? जो अपना नहीं होना चाहता उसे अपना लेंगे। इसे बोलते थे लैंड ऑफ ड्रग्स। आज भी सबसे ज्यादा कोकीन अफगानिस्तान प्रोड्यूस करता है, लैंड ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस। आप कहोगे हाउ? ठंडी जगह से रहने वाले लोग हैं, इनको अपने शरीर को गर्म रखना है, मदद कौन करेगा? ड्रग्स। अफगानिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान वाला रीजन। तो दिस इज द इंडियन ज्योग्राफिकल कंडीशन। इतनी डाइवर्सिफिकेशन, इतनी चीजें जब किसी एक ही कंट्री में मिल जाएगी, तो ऐसी कौन सी कंट्री नहीं होगी यूरोप की जो इंडिया नहीं आना चाहेगी?
इतनी शहद जब मिलेगी, कौन सा ऐसा मधुमक्खी होगा, कौन सा ऐसा भालू होगा जो इसका स्वाद नहीं चखना चाहेगा। दिस इज द इंडियन geographical condition who attracts Europeans that please came in my country। ये इन्हें आकर्षित कर रही थी कि भैया आइए, आपका वेलकम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज द यूरोपियन कंडीशन। यूरोप में ऐसी क्या कंडीशन बनी कि दो, एक कंडीशन तो ये थी जो इनको अट्रैक्ट कर रही थी, भैया हमको वहां पहुंचना है, हमको वहां जाना है। एक इनका सिल्क रूट से चल ही रहा था, वो भी हम देखेंगे। ये कंडीशन तो थी। ऐसी क्या यूरोप में कंडीशन बनी कि यूरोपियंस को और ज्यादा चुल मच गई, और ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि भैया हमको पहुंचना है ऐसी कंट्री में जहां पे इतना प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी प्रकार की चीजें एक ही जगह हमें मिल जा रही है। ऐसा नहीं कि मसाला लेने वहां जा रहे हैं, चीनी लेने वहां जा रहे हैं, चाय पत्ती वहां लेने, दूध वहां लेने, है कि नहीं। उनको जब सारी चीज एक ही जगह मिल रही है तो दर दर क्यों भटके। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यूरोपियंस कंडीशन क्या थी। ठीक, आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में ये पहली क्लास थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना प्यार दीजिएगा, और नहीं लगा होगा तो बताइएगा कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए 11 वर्ष की इस दुनिया में इतना ही। टेक केयर। भारत माता की जय।